मालूम है कि एक ऑयल का युद्ध चल रहा है। वहां पे कुछ अजीब सी बात हुई है। चाइना की कोई भी शिप है उसे $2 मिलियन पर शिप वो ईरान को देना पड़ रहा है। अब ये सीक्रेट टोल लगाना शुरू कर दिया ईरान ने, आपको मालूम है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है। इसमें आते हैं मोदी जी। अगर हमारा इंडिया का झंडा लगा हो तो किसी भी टैंकर के ऊपर उसको हरी झंडी दी जाती है, बोलते हैं जाइए, आपको कोई भी टोल देने की जरूरत नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा मेरा ख्याल है वी मस्ट पे अटेंशन टू दिस कि किस तरह चीज़ें जो है वो हमारी फेवर में किस तरह है, क्योंकि हमारी अगर ऑयल शॉर्टेज यहाँ पे हो गई ना तो हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं। क्योंकि हम इतने वल्नरेबल हैं कि असल में मुझे तो ऐसे लग रहा है हमला पाकिस्तान पे हो गया था, क्योंकि हमारी कीमतें, महंगाई बढ़ गई ना। भाई, यू आर अ पीस लविंग कंट्री, यू हैव अ कैरेक्टर ऑफ पीस, यू हैव अ रिलायबल पीस दिस थिंग। आप बोल देते हैं कि इजराइल जो है वो शैतान है, वो टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है ना। तो मुझे तो आप एक बात बता दीजिए, इजराइल एफएटीएफ में क्यों नहीं आता? इजराइल में ओसामा बिन लादेन क्यों नहीं पाया जाता? कि ये बात तो मेरे ख्याल पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है कि ईरान के लिए इस वक्त भी इंडिया एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, और उसकी वजूहत शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं अब भी बताऊंगा। इंडियन एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ा मुल्क है, ईरान के साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें से आपने किसी को इसको रिपोर्ट करते हुए देखा? ये है बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल हाइस्ट ऑफ दिस कंट्री और ऑफ दिस ईयर, जहां पे चाइना टोल पे कर रहा है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है जो समझाऊंगा आपको, रीजन क्या है। वो वेरी लार्ज क्रूड कैरियर हैं, जो सबसे बड़े क्रूड कैरियर हैं। आज की तारीख में $4,70,000 पर डे के चार्जेस लेते हैं, जो कि पहले लड़ाई से पहले तकरीबन $4 लाख हुआ करता था। जय हिंद दोस्तों, भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, यानी जो ब्रिक्स का ग्लोबल समिट है, ब्रिक्स देश और ऑब्जर्वर कंट्री, या जो ब्रिक्स के नॉन परमानेंट मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, यानी पूरा एक जमावड़ा इस बार भारत में लगने वाला है ब्रिक्स के रिगार्डिंग। और ईरान जो है वो ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबर बनना चाहता है। हालांकि जो ये अभी भी इम्पोर्टेंट मेंबर है ईरान, पर फुल टाइम मेंबर बनना चाहता है। अभी फिलहाल आपको पता है ना, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये है परमानेंट मेंबर, और 11 जो यूएई और ये सब जो है, ईरान, सऊदी, ये नॉन परमानेंट है, और ऑब्जर्वर भी है 10-5। तो ये चीजें हैं। उधर ब्रिक्स की वजह से हॉर्मुज में ईरान ने थोड़ा से वेवर दे रखे हैं ब्रिक्स देशों को, जिसमें भारत भी आता है। और ऑब्वियसली बात है, भारत अदर देन ब्रिक्स, भारत और ईरान के रिलेशन बड़े जबरदस्त है। पाकिस्तान ने बीच में थोड़े से इसको डिसमेंटल करने की कोशिश की कि देखिए जी, भारत तो जो है इजराइल का साथ देता है, आपके साथ नहीं। लेकिन पाकिस्तान को बुरी तरीके से इग्नोर किया जो है वो ईरान। और अब जो खबरें आई हैं गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, ये कोई किसी न्यूज एजेंसी का दावा नहीं है, सब लोग अपनी ऑब्जर्वेशन जस्ट बता रहे हैं, ठीक है, कि हॉर्मुज पे भारतीय शिप्स से टोल नहीं लिया जा रहा है। एक मिनिमम फीस रखी हुई है ईरान ने कि भाई आपको ये देना पड़ेगा, वॉर में हमारा काफी नुकसान हो गया सारी जहाजों को, लेकिन भारत से वो फीस वसूला नहीं जा रहा। भारत के शिप्स को वेवियर है टोटल, जो सैटेलाइट इमेजिंग और जो भी होते हैं ऊपर से ऑब्जर्व किए जाते हैं, उसमें जो है भारतीय जहाजों को बहुत जल्दी बिना टोल लिए ही पार करते हुए हॉर्मुज देखा जा रहा है। वहीं चाइना एंड ऑल को भी सुनने में आ रहा है कि पैसे देना पड़ रहा है, थोड़ा ही देना पड़ रहा है, पर देना पड़ रहा है। तो ये चीजें, ऊपर से भारत की हैवी इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट पे, तो शायद ये भी रीजन हो सकता है कि भारत को वेवर मिल रहा हो। तो ये सारी चीजें जिसको देख के पाकिस्तानी जले होंगे। मालूम है कि एक ऑयल का युद्ध चल रहा है। वहां पे कुछ अजीब सी बात हुई है। चाइना की कोई भी शिप है उसे $2 मिलियन पर शिप वो ईरान को देना पड़ रहा है। अब ये सीक्रेट टोल लगाना शुरू कर दिया ईरान ने, आपको मालूम है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है। जितनी भी चाइनीज टैंकर्स आ रहे हैं उन्हें ये प्राइस पे करनी पड़ रही है, अगर उसके अंदर सऊदी अरेबिया का क्रूड ऑयल हो तो। आपको मालूम है अमेरिका ने एक ही शर्त लगाई थी ईरान के ऊपर कि अगर आपको अपना तेल बेचना है तो आप चाइना को आप बेच नहीं सकते, क्योंकि दुश्मन नंबर 1 वो है। अब ईरान ने क्या किया, उसको भी पता लग गया कि मैं अपना तेल बेच नहीं सकता। चाइना ने सऊदी अरेबिया से तेल मांगा, और तेल जब वहां से निकलता है तो $2 मिलियन देने पड़ते हैं, क्योंकि चाइना के पास अब चॉइस नहीं है। लेकिन इसमें आते हैं मोदी जी। अगर हमारा इंडिया का झंडा लगा हो तो किसी भी टैंकर के ऊपर उसको हरी झंडी दी जाती है, बोलते हैं जाइए, आपको कोई भी टोल देने की जरूरत नहीं है। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें से आपने किसी को इसको रिपोर्ट करते हुए देखा?
ये है बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल हाइस्ट ऑफ दिस कंट्री और ऑफ दिस ईयर, जहां पे चाइना टोल पे कर रहा है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन है जो समझाऊंगा आपको रीजन क्या है। दोस्तों जो हो रहा है ये कंप्लीटली रीराइट करेगा रूल्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी। भारत अकेला एक कंट्री है जिसके ऊपर टोल टैक्स नहीं लग रहा। आपको लग रहा था कि चाइना और ईरान ये तो यार बड़े ही क्लोज हैं एक दूसरे के, लेकिन नहीं हुआ। दोस्तों आपको याद होगा 12 महीने पहले एक हरकत हुई थी। अगर आपको याद होगा, बीजिंग ने एक हिस्टोरिकल पीस डील वो करवाई थी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। इन्होंने बोला कि भाई हमने दोनों की सुलह करा दी है, दोनों ने हैंडशेक कर लिया है, इवन की डिप्लोमेटिक रिलेशंस सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में वो शुरू हो गए थे। वेस्टर्न मीडिया पूरा पैनिक में आ गया था। उन्हें लगा कि अब मिडिल ईस्ट के अंदर चाइना की जो पकड़ है वो बढ़ गई है। अब मिडिल ईस्ट को रूल चाइना करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। उसका नाम रखा गया पैक्स सिनिका, नॉट सिलिका, पैक्स सिनिका, चाइना इन मिडिल ईस्ट। बीजिंग को भी लगा कि उसने अब तेहरान को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया है, क्योंकि रीजन था चाइना 90% से ज्यादा ईरान का तेल अकेला खरीदता था क्योंकि यह सस्ता था, और मैसिव डिस्काउंट के ऊपर यह ईरान से तेल खरीदा गया। जो ईरान की इकोनॉमी थी वो सरवाइव करती रही सिर्फ इसलिए कि चाइनीज कैश उनके पास आ रहा था। लेकिन तेहरान तो तेहरान है। ईरान बोलता है कि मैं चाइना का सबऑर्डिनेट बनकर या एक वैसल स्टेट बनकर मैं नहीं रहना चाहता। ईरानियंस बड़े प्राउड लोग हैं। उन्होंने जब देखा कि चाइना हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, हमें एक लीवरेज की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें एक काउंटरवेट कंट्री की जरूरत थी। यहां पे आता है उन्हें एक वाइल्ड कार्ड की जरूरत थी। मोदी जी वहां पहुंच गए जप्फी डालने के लिए। अब किया क्या, भारत ने एक डिफरेंट गेम खेला चाइना से। भारत ने क्या किया, हमने क्वाइटली पहले तो ईरान के अंदर डीप ट्रस्ट हमने क्रिएट किया। उसके बाद उनका जो क्राउन ज्वेल था उस स्ट्रेटजी के अंदर हमने चाबहार पोर्ट को अपने कब्जे में किया। ये आपको मालूम है दोस्तों, ये पोर्ट ईरान का अल्टीमेट इकोनॉमिक लाइफलाइन था जो हमने अपने कब्जे में किया, क्योंकि ईरान इससे पाकिस्तान को बाईपास करता है। और भारत ने उसको बोला कि हम इस चाबहार पोर्ट से हम अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से लेकर रशिया तक हम इसे कनेक्ट करेंगे। ईरान का सबसे गहरा दोस्त कौन सा है चाइना के बाद? रशिया। हमने बोल दिया आपको हम रशिया के साथ हम कनेक्ट करेंगे। ईरान खुद अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि हेवीली सैंक्शन कंट्री है, लेकिन क्योंकि भारत कर रहा था, अमेरिका ने हमें भी वेवर दे दिया। ये तो हो गया जो सब कुछ हमने किया है। लेकिन अभी जो चाबहार पोर्ट है, अमेरिका ने बोला कि इसकी लीज खत्म हो रही है, आप इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। लेकिन पिछले महीने क्वाइटली हमने 10 साल की डील दोबारा से कर ली है। यानी कि क्या हुआ, पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल चाबहार पोर्ट का भारत के पास। भाई, यू आर अ पीस लविंग कंट्री, यू हैव अ कैरेक्टर ऑफ पीस, यू हैव अ रिलायबल पीस दिस थिंग। आप बोल देते हैं कि इजराइल जो है वो शैतान है, वो टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है ना? तो मुझे तो आप एक बात बता दीजिए, इजराइल एफएटीएफ में क्यों नहीं आता? इजराइल में ओसामा बिन लादेन क्यों नहीं पाया जाता? इजराइल में हाफिज सईद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों नहीं पाया जाता? मसूद वहां क्यों नहीं पाया जाता? और अगर मैं एक सेकंड के लिए ग्रांट करता हूं, बड़े क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ, इवैल्यूएशन कर रहा हूं, और अगर कोई टेररिस्ट मारे जाते हैं आपके कंट्री में, तो आपके जनरल साहब उसके फ्यूनरल में क्यों आते हैं? आपके कोर कमांडर्स आते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बात की कर रहा हूं मैं। ऑपरेशन सिंदूर वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि आपने बोला है कि मेरा क्या इंप्रेशन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आई पुट दिस कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आलिया शाह एंड पाकिस्तान कि मुझे पीस आप और दीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ पीस करिए, बट मुझे आपके वो दिखने चाहिए ना सिग्नल्स दैट यस यू आर ऑन अ पीस। एंड लेट मी टेल यू, नाउ यू आर अ मोर एजुकेटेड गर्ल देन एनीबडी एल्स, मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं आप। मुझे ये बताइए, एक मीडिएटर और पीस मीडिएटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है जो कि विच मेक्स यू क्वालिफाई कि यू कैन डू दैट? आई एम वेरी श्योर यू विल एग्री विद मी, देयर इज अ कैरेक्टर इन्वॉल्व्ड, दैट यू हैव अ पीसफुल रेप्यूटेड कैरेक्टर ऑफ हैविंग पीस। जैसे लोग कहते हैं ना स्विट्जरलैंड बड़ा पीसफुल है, अब से पहले लोग कहते थे दुबई भी बड़ा पीसफुल है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर, ओके? So you have to, so the yeah, bigger exactly. part, you have to be a reliable country. You have to be a power in the world, power economically, otherwise whatever wise. इन सभी पैरामीटर्स पर, ये 2-3 पैरामीटर, बेसिक मिनिमल जिसको बोलते हैं, इन पैरामीटर्स पर डू यू फाइंड पाकिस्तान क्वालिफाई?
I find Pakistan qualified. Before you answer, I'm saying Pakistan is very reliable on terrorism. Pakistan is very credible. नहीं, मैं on terrorism. अगर जी नहीं, अगर आप मुझसे, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया तो मैं चाहूंगी इसका रिप्लाई करना।